हेलो एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का दैट विल बी लास्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज वांट ऑफ फैक्टर। देखिए वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने बात किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मींस जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो जो वांट ऑफ फैक्टर है ये हम लोग करेंगे किसके लिए, कैलकुलेट फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो मींस जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अभी तक जो स्टडी करी, दीज आर आरएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। देखिए 1880 के आसपास इसको वांट ऑफ ने यानी कि इंट्रोड्यूस किया, यानी डिस्कवर्ड किया, और देखा कि जो वांट ऑफ factor it is represented by I plays a vital role to calculate the colligative properties। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं मतलब बेसिक थीम कि व्हाट इज वांट ऑफ ये मतलब फैक्टर। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट ये करना चाहूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, आई कैन से इट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर या बिफोर डिसोसिएशन, मीन्स आफ्टर ही करते हैं इसको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देखो अभी समझ नहीं आई ना डेफिनेशन की है क्या वांट ऑफ फैक्टर। बेसिकली अभी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसके अंदर या तो एसोसिएशन का केस होगा या डिसोसिएशन होगा। ठीक है, जब भी कोई सॉल्यूट को आप वाटर में डालोगे तो या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो या फिर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसॉल्व होगा, फिर उसका अलग से केस है कि अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में क्या होगा। तो बेसिक हमको ये समझना है कि बोर्ड लेवल तक कि भाई वांट ऑफ जो मतलब फैक्टर है वो क्या है। इसको फिर हम लोग बाद में क्या बोल देते हैं, एन ऑब्जर्व ओवर एन थ्योरेटिकल, या फिर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव मतलब प्रॉपर्टीज। तो इंट्रोड्यूस कहां से हुआ और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, दैट विल बी द मेन इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लगा लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या फिर कोई भी सॉल्यूट है, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, मींस आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो उस केस में क्या होगा, या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा या वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं नंबर 1 फॉर डिसोसिएशन का ले लेते हैं केस फॉर डिसोसिएशन। देखिए डिसोसिएशन में क्या होगा, मीन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, NaCl था, आपने इसको डिसॉल्व किया तो ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया Na पॉजिटिव के ऊपर और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, मींस क्या हुआ कि डाला आपने 1 मोल था और जाके डिसोशिएट हो गया 1 मोल Na और 1 मोल क्या हो गया, Cl। तो मींस कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसपे आप NaCl डालोगे वो तो चेंज हो जाएगी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो NaCl का 1 मोल आपने डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन में 1 मोल Na बन गया और 1 मोल क्या बन गया, Cl बन गया। तो उस केस में क्या होगा कि हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको कंसीडर ये करना पड़ेगा कि वांट ऑफ फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अब मैं मान के ये चल रहा हूं कि डिसोसिएशन का केस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्टेंट A है, ये डिसोसिएट होकर क्या बना देता है, B बना देता है। ठीक है, सपोज इसका 1 मोल था, इसके कितने मोल ये बनते हैं, N मोल बनते हैं। ठीक है, अब देखो इनिशियली इसका कितना मोल था, 1, और यहां पर इनिशियली तो इसका कुछ बना ही नहीं। जब रिएक्शन T इज इक्वल टू 0 पे देखते हो, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो इसका कितना बना हुआ, 0 बना हुआ। अब कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि अल्फा डिसोशिएट हो रहा है, कुछ समय के बाद अल्फा मोल्स क्या हो रहे हैं, मतलब डिसोशिएट हो रहे हैं, तो इसके एन मोल बन रहे हैं। और अल्फा जो है दिस इज, इसको लिख सकते हो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ यानी कि डिसोसिएशन, कि कितना एक में से कितना मॉलिक्यूल यानी कि मोल डिसोशिएट हुआ। तो
तो एक इनिशियली 1 था, कुछ नहीं बना था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जब हम इसको देखेंगे एट इक्विलिब्रियम पर, ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में क्लास 11 में मतलब पढ़ चुके हैं सारा। तो 1 से 0 बना इक्विलिब्रियम पर, सपोज अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उस केस में क्या होगा देखो, इसका एन मोल ये बन रहा है, सपोज इसका कितना बना, एन अल्फा बना, तो यहां से 1 था, एन अल्फा बन चुका, कितना बचा, 1 माइनस एन अल्फा बचा, ठीक है, सॉरी अल्फा निकल चुका है, तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा बचा, इसका कितना बन गया, एन अल्फा बन गया। तो अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं। तो देखिए, तो यहां पर कितना टोटल मोल्स अगर मैं कर दूं, यहां बचा 1 माइनस अल्फा, यहां कितना बचा, एन अल्फा, टोटल मोल्स हो गए। अब यहां से कैलकुलेट ये कर लो आई, देखिए डिसोसिएशन के केस के लिए अगर मैं आई कैलकुलेट करूं तो आई इज इक्वल टू, बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, देखो कितने हुए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्या हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, डिवाइडेड बाय कर लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन होने से पहले कितने मोल्स थे, 1 मोल था, तो 1 ही हो गया। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको, आई विल बी, इसको चेंज ये कर लेते हैं, दैट विल बी 1 माइनस, यहां से अल्फा ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1 इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस कर ले, इसको रीअरेंज किया हमने, 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा कर रहे थे, तो यहां से अल्फा ले लिया, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, अल्फा। तो यहां से आई निकल के आ गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, इसको ऐसे किया हमने, देखो 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, तो यहां से 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, n माइनस 1, तो ये हो गया i इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है वांट ऑफ फैक्टर के लिए, i इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर इसी चीज को फिर बाद में हम लोग ये बोल देते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, m थ्योरेटिकल ओवर m ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, i इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। कैसा है आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इनिशियली 1 मोल था, स्टार्ट रिएक्शन नहीं हुआ, अल्फा इज डिग्री ऑफ यानी कि डिसोसिएशन, तो ये एन अल्फा बना, तो यहां से अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा, ये एन अल्फा, टोटल मोल्स ये आ गए, आई का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, तो आई यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द केस फॉर डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, एन क्या है यहां पर मैं लिख देता हूं, एन इज इक्वल टू लिख लो नंबर ऑफ आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ आयंस है, ठीक है। और अल्फा मैंने लिखी दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम केसेस आपके वन टॉप के प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे डिसोसिएशन का ही सवाल पूछा जाता है। इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छे से, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, मिटा देता हूं, सब आपको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि डिसोसिएशन के केस में भी आपके पास क्या हो सकता है कि भाई कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो बात करते हैं डिसोसिएशन के केस में, अगर आपको कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए, बहुत अच्छे से लिखेंगे इसको फटाफट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका डिग्री, इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 0। भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, क्लियर है। तो अब देखिए यहां से अल्फा अगर 0 आया तो फॉर्मूला अभी निकाला था हमने, आई इज इक्वल टू क्या था, आई का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा जो हमारा आई का फॉर्मूला आया, इस पे अल्फा अगर मैं 0 रख दूं, अल्फा 0 रख दूं तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उस केस में जो मैं बोल सकता हूं कि एम थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एम ऑब्जर्व, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ लो केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर ग्लूको, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड लेवल में इसी पे मिलते हैं कि इतना ग्राम यूरिया इस पे डाल दिया, या ग्लूकोज इस पे डाल दिया, या शुगर इस पे डाल दिया, तो आप उस पर अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, अगर आप आई को कंसिडर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही आपको मैक्सिमम केसेस में दिया जाता है। बट इन केस कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला प्रॉब्लम दे दे,
आप देखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आपको बोर्ड पे मैक्सिमम चांस ये होता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला ही क्वेश्चन देता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट वाला क्वेश्चन देगा तो आपके पास जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सब में आपने क्या करना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर दैट सॉल्यूट इट माइट बी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं शॉर्ट में बिल्कुल ये मतलब बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग की बात अगर मैं करूं, ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, 100/100 दैट विल बी 1। तो अल्फा 1 रख दो, ठीक है। अगर आप अल्फा 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मींस अल्फा इज इक्वल टू 1 है। तो उस केस में आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू n मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने नंबर ऑफ आयंस आपको दिखेंगे दैट विल बी द वांट ऑफ फैक्टर। कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एसिड लिख के दिखाता हूं। अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोशिएट होगा, दैट विल बी H प्लस और साथ में आपको क्या देगा, HNO3 माइनस। तो आपसे बोलता है कि इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा तो 100 होगा, तो सीधे सीधे कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, 2। तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा H2SO4, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर बोला है तो इसका मतलब 100% क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। सो इन दैट केस इट विल आयनाइज इनटू 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखिए 2 आयन प्लस 1 आयन, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो वांट ऑफ फैक्टर आपको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है तो तुरंत ये देखो कि अल्फा 100% DOD, इन दैट केस आई विल बी द n नंबर ऑफ आयंस, वो कितने दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, NaOH BOH का वोल्टेज, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे के सारे इसकी मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट की मतलब कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी में एक चीज छोटी सी और कर लो नोट कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। कोई भी सॉल्ट आपको मिल जाए तो देख लो कि आयनाइज होने के बाद कितने आयंस दे रहा है, n। जो n का नंबर आएगा वही उसके लिए क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर होगा। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आपका वांट ऑफ ये फैक्टर होगा। चलिए, तो इन सारे के सारे केस में देखो ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी और स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी आता है, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 100% क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, ये डिसोशिएट हो जाएगा। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अल्फा होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा ना भाई। 0 होगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 1 होगा अल्फा की वैल्यू तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो 0 से 1 के बीच में कहीं होगा उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको अच्छे से ये पता है, एसिडिक एसिड हो गया, ये HCN हो गया, ठीक है, या फिर H2S हो गया, तो ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करना है आपने, देखो अगर आपसे बोलता है एसिडिक एसिड है, ठीक है, अब उसमें भी नंबर ऑफ आयंस तो आपने कैलकुलेट करने ही करने, बट वीक के केस में आपको क्या करेगा, अल्फा दिया रहेगा, अल्फा विल बी गिवन। अगर अल्फा गिवन है, यहीं से बनता सवाल कि अल्फा गिवन है कि सपोज कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 10% आयनाइज्ड है, 90% आयनाइज्ड है, तो उस केस में आपको अल्फा दिया है तो फिर आपको आई चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट करा, फिर मैं एक सवाल इस पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पर करके दिखा देता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसी को ये बोल दे कि एसिडिक एसिड इज 10% आयनाइज्ड, क्या बोल देगा, एसिडिक एसिड इज 10% आयनाइज्ड। तो उस केस में क्या होगा, देखो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला ये लगाओ, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। 10% आयनाइज्ड है, कुछ उसकी कंसेंट्रेशन भी देगा, उससे अपने को कुछ नहीं करना। देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस n कितना होगा, एसिडिक एसिड आयनाइज होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस क्या दे देगा साथ में H प्लस, 2 आयंस दे रहा है, n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, देखो 10%, 10/100 दैट इज 0.1। कैलकुलेट ये कर लो, आई का वैल्यू आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 0.1, सो आई इज इक्वल टू 1.1। तो देखो एसिडिक एसिड के लिए आई का केस कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है वांट ऑफ ये फैक्टर, अगर ये 10% आयनाइज्ड। इसी तरीके से अगर कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी दे दे और बोल दे कि इतना % आयनाइज्ड है, तो यू हैव टू कंसीडर इट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट।
बिकॉज आपको बोल रहा है कि वो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इतना है, तो वो स्ट्रॉन्ग चाहे कितना भी हो, लेकिन आपने उसको क्या कंसिडर करके चलना है, वीक, बिकॉज उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको मिल रहा है कि इतना % आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन का केस था, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से रखना है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। स्ट्रॉन्ग वीक सारे इससे हो जाने वाले। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन इसमें लेना नहीं। अब एक अगला केस आ जाता है, दैट इज एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एसोसिएशन के केस में क्या होगा, अगर आपके पास मान लीजिए कोई 2A, ये एसोसिएट होकर A2 बना रहा है, दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहा है, डाइमराइजेशन हो गया। या फिर मान लीजिए 3A मॉलिक्यूल मिलके A3 बना ले रहे, ट्राइमराइजेशन हो गया। इसी तरीके से 4A A4 बना देंगे। इसी तरीके से Na मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेंगे, An बना लेंगे। बहुत ध्यान से ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Na मॉलिक्यूल मिलके An ये बना लेंगे। अब देखो यहां पर n मोल्स हैं, देखिएगा n मोल्स मिलके कितना मोल्स ये बना रहे हैं, An एक मॉलिक्यूल है, दैट इज 1 मोल्स। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इसके n मोल्स मिलके कितना फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 मोल कितना ये करेगा, दैट विल बी 1/n। अब यहां पर देख लेते हैं, अभी एसोसिएशन का केस है, हेडिंग जो वो लगा ले एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन तो हो चुका, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन n से 1 मोल तो 1 से 1/n मोल। तो देखिए अगर मैं बोल दूं सपोज बीटा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब अल्फा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, बीटा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन है मान लीजिए, तो देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना है। बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इसके 1 मोल से इसका 1/n मोल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे देखें, देखो ध्यान से इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसका देखते हैं इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स इसके बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कहा, बीटा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बीटा है तो मतलब क्या होगा, देखो इसका बना 1/n बीटा, और यहां कितना रहा 1 माइनस बीटा। या भाई जैसे अल्फा की कर रहे थे वैसे यहां पर इसका 1/n बन रहा, तो इसका 1/n बीटा, और यहां से यहां कितना बच गया इक्विलिब्रियम पे, ये इनिशियल था t इज इक्वल टू 0, ये एट इक्विलिब्रियम बेटा 1 माइनस बीटा इंटू 1/n बीटा। मतलब समझ गया ना कि इसके 1 से इसका 1, इसके देखो स्टोइकियोमेट्री देखेंगे n से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 1/n बनेगा। बीटा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इसका 1/n बीटा बना, तो इसका कितना बना, डिग्री ऑफ एसोसिएट होने का बीटा है तो 1 माइनस बीटा, तब जाके 1/n इंटू बीटा बना। अब देखेंगे कि टोटल कितने मोल्स हैं, टोटल देख ले कि टोटल के लिए देखें, दैट इज 1 माइनस बीटा प्लस, देखो 1 माइनस बीटा इधर रहा, इसका 1 माइनस बीटा प्लस इसका देखो 1/n इंटू बीटा, 1/n इंटू बीटा। इसको ठीक कर लें इधर से, थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेते हैं। 1 प्लस क्या बचा, दैट इज बीटा ओवर n माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से क्या कर ले, टोटल जो यहां से i निकल के आ गया, i का मतलब फिर से नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल तो 1 ही है, तो इसको 1 से डिवाइड करें कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, i इज इक्वल टू, इसको रिवाइज कर लो थोड़ा, 1 प्लस ये देखो ये क्या 1/n कर ले, इसको बीटा कॉमन ले ले बाहर, 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। तो ये मेरे पास काय का फॉर्मूला आ गया, देख लीजिए, चेक कर ले इसको, बहुत आसान है। सो दैट विल बी i इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। देखो सेम ही फॉर्मूला था, ऊपर वाला क्या था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, इसका जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, n की जगह 1/n कर दिया। क्यों, n इस 1 से हमें कितना मिल रहा है, तो देखा 1 से भैया 1/n मिल रहा है, तो n की जगह क्या रख दिया 1/n रख दिया। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आप चाहो तो अल्फा भी कर सकते हो, बट एसोसिएशन है तो बीटा बोल दिया अपने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें कई बार आपको सवाल भी मिलता है, एसिटिक एसिड का एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्टेड है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। इस फॉर्मूले को नोट कर ले, बस सवाल इसी से लगेगा। ठीक है, अब देखो जैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मींस एसिटिक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन। तो एसिटिक एसिड जो होता है अगर उसको बेंजीन में डाल दो तो वो डाइमराइज हो जाता है, मींस दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल मतलब बना लेते हैं। देखो कैसे, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल यहां भी लिख देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां देखो इंटरमॉलिक्यूलर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मींस देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH
आफ्टर एसोसिएशन CH3COO twice। तो दो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना ले रहे हैं, 2 से, तो एक से कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो n की जगह क्या रख लेंगे, 1/2। अगर आपसे बोल देगा कि एसिटिक एसिड डाइमेराइजेस इन बेंजीन अप टू 10%, 20%, 30%, तो अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने लेवल के वांट ऑफ मतलब फैक्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक टॉपिक हमारा छोटा सा छूट गया था इसके अंदर, लास्ट टॉपिक। आई थिंक वांट ऑफ के अंदर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में आप और अच्छा मतलब पढ़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। फिर कभी अगर डिटेल में होगा कि कब I1 से ज्यादा एबनॉर्मल मतलब मोलर मास है, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर आप चाहेंगे तो फिर उस पर भी वीडियो एक मतलब बना देंगे। फिलहाल आपको कैसे क्या करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लें अच्छे से। अब आपको फाइनली क्या है, आपके पास 2 चीजें आई है आपके पास, देखिए I is equal to 1 + n-1 into alpha। दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। क्या था केस, डिसोसिएशन where I is greater than 1। आसान है। दूसरा एसोसिएशन के लिए क्या आया, 1 + 1/n-1 into बीटा। ये किसके लिए आया, एसोसिएशन के लिए आया, I is less than 1। 2 फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, बस आपको ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो लास्ट जो टॉपिक हमारा छूटा था दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलो ध्यान आगे उसको भी कर लेते हैं डिस्कस। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, P0A - PS ओवर P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दूसरा क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तीसरा क्या था, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। पांचवा फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू क्या था, N ऑब्जर्व्ड, या फिर N लिख दो, चलो N ऑब्जर्व्ड इंटू RT NRT ओवर V। सारे लिख दिए ना, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देखो अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि इतना शुगर जो है वो कि वाटर में किसी में घोल दिया तो उस मतलब सॉल्यूशन का ये टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, तो आप पाई इक्वल टू NRT ओवर V रख दो। बट अगर आपको कभी इस तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इलेक्ट्रोलाइट मिल गया तो उस केस में आपने सब जगह क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब जगह आपने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वांट ऑफ फैक्टर। सब जगह क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर I। तो I कैसे कैलकुलेट होगा फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो आप मतलब सीख चुके हो। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आप लोग जिसमें I होगा, मींस कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जहां पर आपको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो चलिए इसको नोट कर ले, चारों के चारों फॉर्मूले मैंने लिख दिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो आज हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक छोटी सी चीज इसमें थी, वो आपको ये बता देता हूं। तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा स्किप हो गया था, चलिए उसको देख लेते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, तो देखिए आइसोटोनिक क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, मींस 2 सॉल्यूशन ये रखे हैं, सॉल्यूशन 1 यहां रखा, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। तो अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। ठीक है, इसी तरीके से हाइपोटोनिक क्या आता है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि लेस π1 जो होगा 1 का सॉल्यूशन π1 इज लेस देन π2, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। और हाइपर ज्यादा मींस हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कई बार 1 नंबर में आ जाता है बोर्ड में। हाइपरटोनिक क्या होता है, π1 इज ग्रेटर देन π2, π1 ज्यादा होगा π2 से। तो खाली नेम से इसको आप मतलब देख लें। तो overall the solution chapter has been completed. If you have any kind of doubt, so please you can comment your doubts, so definitely we will talk on that. Till then please like, share and subscribe it, and also practice the problems of related to colligative properties. Till then thank you and have a nice day.